नमस्कार, अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। रुड़की में एक दुकान से मोबाइल चुराता हुआ चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। चोर अपने फोन पर बात करता रहा और दुकानदार जब दूसरे ग्राहकों के साथ व्यस्त था तो उतनी देर में चोर ने मोबाइल उठाकर जेब में रख लिया और अपने फोन पर ही बात करता हुआ आराम से दुकान से बाहर निकल गया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर चुंगी का यह पूरा मामला है। रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली के एसडीएम चौक पर एटीएम उखाड़ने की कोशिश हुई। देर रात हुई इस वारदात के दौरान ही पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया, जबकि 5 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम काटने के औजार और एक तमंचा भी बरामद किया है। पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है और पूछताछ में 2 गाड़ियों में साथियों के होने की बात बताई है। पुलिस अब इस गैंग की तलाश कर रही है ताकि और भी अपराधियों तक पहुंचा जा सके। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल के बेताल घाट में 12 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। 2 बाबाओं पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगा है और बाद में बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। आरोपी बाबाओं को भी राजस्व पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि रतौड़ा में पिछले कुछ महीने से ये दोनों आरोपी रह रहे थे और बीती रात अचानक बच्चा गायब हो गया। सुबह मंदिर में बच्चे की रोने की आवाज आई और वहां बच्चे को कैद करके रखा गया था। बाद में बच्चे को परिजनों को सौंपा गया। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर एक महिला ने अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर छलांग लगा दी, जिसके बाद महिला अलकनंदा नदी में बह गई। सूचना के बाद डीडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद डीडीआरएफ की टीम ने महिला को करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेस्क्यू किया है और अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। मृतक महिला का नाम दीपा देवी है, जो बसुकेदार तहसील के अदोली गांव की रहने वाली है। नैनीताल से खबर है, जहां पर एक परिवार घूमने आया था और बेताल घाट में पार्किंग में परिवार का 50,000 रुपए गिर गए। तो किसी राह चलते व्यक्ति को मिला, जिसे लेकर वो चला गया। पुलिस से शिकायत के बाद सीसीटीवी में वो व्यक्ति दिखा, लेकिन उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से उस व्यक्ति की तलाश कर रही है। शनिवार को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं 2022 चुनाव की रणनीति के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी का अध्यक्ष राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया गया है। वहीं प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और कुलदीप कुमार को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। बैठक में मंत्रियों को अनिवार्य तौर पर जिलों के दौरे पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट सीएम हर महीने लेंगे। वहीं दौरों के दौरान मंत्रियों के साथ जिलों के संगठन प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा समेत कई नेता मौजूद रहे। तय किया जाएगा कि मंत्री लोग जो अपने प्रभारी हैं, जहां जहां जाने हैं, 1 महीने के अंदर मुख्यमंत्री जी उनकी रिपोर्ट लेंगे और मुख्यमंत्री जी ही उनको टाइट करके भेजेंगे कि तुमको जहां जहां जाना है वहां वहां जाएं और उसकी रिपोर्ट हमको दें। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। बीजेपी कार्य समिति की बैठक 13 और 14 फरवरी को आयोजित होगी। वहीं 17 फरवरी को सल्ट भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 19 से 21 फरवरी तक मरचुला में चिंतन बैठक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार के 4 साल पूरे होने पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कि जो 4 वर्ष पूरे होंगे 18 तारीख को, उसके कार्यक्रम सरकार के स्तर पर किस रूप में हम लोग करेंगे, इस पर भी एक विस्तृत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें थी जो आज बड़ी लंबी बैठक हुई है और ये हम लोगों ने चर्चा करके कुंभ को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक ली, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और अलग अलग विभागों के सचिव मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कहा कि जनवरी महीने के अंत तक सभी काम पूरे किए जाएं और कुंभ मेला क्षेत्र में सफाई की पूरी व्यवस्था की जाए। त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की जाएं। वहीं अधिकारियों को कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2021 का कुंभ सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित होगा। बेहतरीन होंगी। कुंभ 2021 ये बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तमाम विपरीत परिस्थितियां, काम करने के लिए कम अवसर
और डायनामिक होने के कारण इस संक्रमण की जो कोरोना वायरस है उसके बावजूद जो तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, कुंभ बहुत बेहतरीन तरीके से हम संपन्न करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। 2017 के कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे हरीश रावत सीएम के चेहरे के बयान पर कुछ कहना नहीं चाहते और अब अपनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि चेहरा कौन होगा, नहीं होगा या बेनकाब होगा, ये वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। में कांग्रेस 11 सीटों पर सिमट गई। पार्टी के पोस्टर बॉय हरीश रावत 2 सीट से चुनाव हार गए, लेकिन हरीश रावत 2022 में चेहरा घोषित करने की मांग करने लगे तो कांग्रेस में से लेकर सियासत तेज हो गई। नेता विपक्ष इंदिरा हृदय से लेकर हरदा के करीबी रहे रणजीत रावत तक कह चुके हैं हरदा सीएम का चेहरा क्यों घोषित करना चाहते हैं समझ से परे है। हालांकि अब हरीश रावत के सुर बदले नजर आ रहे हैं। चीज़ें जहाँ से संभल जाए वहीं से सवेरा होता है और फिर वो क्या कह रहे हैं उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। देखिए, सबको मेरा आशीर्वाद है। फिर वैसे भी कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खावे बौराए है व पावे बौराए। वहीं कांग्रेस में चेहरे के विवाद ने बीजेपी संगठन और सरकार को मुस्कुराने का मौका दे दिया है, जिसके खिलाफ कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। अभी हमारी प्राथमिकता विकास है। चेहरा कांग्रेस का कौन होगा, नहीं होगा या कब बेनकाब होगा, ये समय आने पर बताएं। सियासत में वक्त बदलते देर नहीं लगती और ऐसा ही कुछ इन दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ हो रहा है। एक तरफ हरदा जहां 2017 चुनाव की हार के दाग नहीं धो पा रहे हैं, वहीं 2022 से पहले हरदा अपनी ही पार्टी में घिरते दिख रहे हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने 15 जनवरी को राजभवन कूच को सफल बताया और सभी नेताओं का आभार जताया। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह के नेतृत्व में किसानों ने के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने राजभवन कूच किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल थे। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और नेता विपक्ष इंदिरा हृदय भी मौजूद रही थी। हरिद्वार के कनखल में 11 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में पुलिस को डीएनए रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट के बाद पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी रामतीर्थ ने ही मासूम के साथ रेप किया। हालांकि डीएनए टेस्ट में सह आरोपी राजीव का मिलान नहीं हो पाया। अब पुलिस ये तलाश रही है कि राजीव किस तरीके से वारदात में शामिल था। पता लगाया गया है कि राजीव हत्या में शामिल था या फिर सबूत छुपाने में शामिल था। हैं आसपास के या जो उस समय के मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं वो सभी एनालाइज कर रही है, ताकि इनका किस हद तक किस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट था वो भी क्लियर हो जाए और इनके अलावा और किसका इन्वॉल्वमेंट था वो भी क्लियर हो जाए। रामनगर के डिकुली में हाथियों के झुंड ने एक मकान को नुकसान पहुंचाया है। वहीं ग्रामीणों ने कनस्तर और थाली बजाकर किसी तरह से हाथियों को भगाया। उसके बाद वनकर्मी भी पहुंचे। आपको बता दें कि हाथियों का यह झुंड शुक्रवार शाम को रिंगोडा में दिखाई दिया था। रुड़की के रहमतपुर में गांव में 4 किसानों ने अपनी 30 बीघा गोभी की खेती पर ट्रैक्टर चला दिया। किसानों का कहना है कि बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरन गोभी के खेत में ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। बाजार में गोभी का मूल्य मात्र 2 से 3 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो उनकी लागत से काफी कम है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने पिथौरागढ़ में 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने धारचूला और थल में बाढ़ सुरक्षा के लिए 8 करोड़ 38 लाख की 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं के वजूद में आने से धारचूला और थल में लोगों को बरसात के दिनों में सुरक्षित रखा जा सकेगा। चलती है तो हमारा पिथौरागढ़ पूरे देश से कनेक्ट हो जाता है। रुद्रप्रयाग जिले में जल्द ही कोऑपरेटिव बैंक खुलने जा रहा है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि कैबिनेट में निर्णय लिया जा चुका है और प्रस्ताव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजा जा चुका है, लेकिन कोविड के चलते रिजर्व बैंक ने इसे होल्ड पर रखा है और जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में इस समय जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल और जिला सहकारी बैंक चमोली के नाम से ही कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं। ऐसे में इन बैंकों से जुड़े कामों के लिए जिले के लोगों को दोनों पड़ोसी जिलों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
देखिए, राज्य सरकार के द्वारा और कैबिनेट के द्वारा भी हमने तय कर दिया है कि रुद्रप्रयाग जिले का जो है अपना जो है कोऑपरेटिव बैंक होना चाहिए। लेकिन अभी कोविड के कारण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको होल्ड में रखा है और मुझे आशा है कि जल्दी उस पर निर्णय हो जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जिप्सी ड्राइवर और नेचर गाइड अब मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। कॉर्बेट प्रशासन ने इन लोगों के कॉर्बेट में मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया है। कॉर्बेट प्रशासन का कहना है कि टाइगर रिजर्व के अंदर ड्राइवर और नेचर गाइड का ध्यान फोटोग्राफी में रहता है, जो वन्य जीवों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। इसी को देखते हुए एक कदम उठाया गया है। रिसेंटली टूरिस्ट या जिप्सी चालकों द्वारा कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जिप्सी हमारे टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जितने भी टूरिस्ट जिप्सीज हैं और उनके गाइड है, उनके मोबाइल ले जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। रामनगर के आसपास के जलाशयों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। इस बार बर्ड फ्लू के चलते सबसे ज्यादा नजर इन पक्षियों पर है। वन विभाग इन पक्षियों पर नजर रखने के लिए जहां गश्त कर रहा है, वहीं इन पर निगरानी के लिए ड्रोन का प्रयोग भी किया जा रहा है। कोसी बैराज में इसके लिए रामनगर वन प्रभाग विशेष गश्त कर रहा है, जिससे कि यदि इन पक्षियों में किसी की मौत हुई हो तो उस पर नजर पड़ सके और बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। ये रामनगर कोसी बैराज है। इसमें अक्सर जो है हमेशा प्रतिवर्ष यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स में रूडी सल्डक इस क्षेत्र में आती है, जिसमें भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार जो है हम लोग प्रॉपर हमारा स्टाफ डेली के सुबह शाम 2 टाइम का इस क्षेत्र में करता है और स्टाफ को बताया गया है कोई भी स्थिति आने पर मुझे सूचित करेंगे और हम जो है अपने अधिकारियों को सूचित करेंगे। इस समय मेरे द्वारा भी इसमें क्षेत्र में जो है ड्रोन से भी गश्त की गई, ताकि कोई क्षेत्र अगर छूट गया हो तो वो उसे कवर कर दिया जाए। देहरादून से बड़ी खबर है, किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। फरवरी के पहले हफ्ते में एक साथ 95 ब्लॉकों में शुरुआत होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ऑनलाइन करेंगे लॉन्चिंग। एक ही दिन में 50,000 किसानों को लोन दिया जाएगा। वहीं 8 मार्च को महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 1000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख तक का लोन जारी किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए सुनील नप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए अनुपम, ये उत्तराखंड सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत किसानों को 3 लाख तक का जो लोन दिया जाता है 3 साल के लिए, वो ब्याज मुक्त लोन होता है। इसके अलावा 1,60,000 बिना किसी गारंटी के सरकार किसानों को लोन देती है, ये भी ब्याज मुक्त होता है। साथ ही साथ जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के, जिस पर 0% ब्याज होता है, वो सरकार 3 साल के लिए देती है। और इसके लिए अभी तक पूरे प्रदेश में जो मोटा मोटा अनुमान है करीब 4 लाख के आसपास किसान सीधे तौर पर इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। अभी तक ये केवल देहरादून, उधम सिंह नगर जैसे जिलों में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अब एक साथ मुख्यमंत्री फरवरी फर्स्ट वीक में जो कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से करीब 50,000 काश्तकारों को पूरे 95 ब्लॉकों में उत्तराखंड के एक साथ लॉन्चिंग करेंगे और 50,000 काश्तकारों को एक साथ लोन भी देंगे 3 लाख रुपए तक का। सुनील, 2022 से पहले सरकार का इसे एक मास्टर स्ट्रोक भी समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर के लगातार माहौल गरमाने की कोशिश होती है, ऐसे में सुनील है इसकी अगली कड़ी में आप देखेंगे कि 8 मार्च को मुख्यमंत्री एक बार फिर करीब 1000 जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं पूरे प्रदेश में, उनके लिए भी ये योजना लॉन्च करेंगे। और एक मोटा मोटा अनुमान है कि 1000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 8 मार्च को 5-5 लाख रुपए का जो लोन है वो मुख्यमंत्री वितरित करेंगे। तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, खासकर जब सरकार चुनाव में जारी हो। और इनका हमने उत्तराखंड में भी देखा कि इसके लिए सरकार ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी बरती है कि पहले ये किसानों को दिया गया, उसके अलावा जो प्रवासी उत्तराखंड लौटे हैं, जो अपना काम धंधा छोड़कर लौटे हैं, उनके लिए उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है, ताकि वो 3 लाख 5 लाख तक का लोन ले सकें, ब्याज मुक्त लोन ले सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुनील नप्रभात हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट